नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, आपको मालूम है कि मैं मराठी हूँ, मेरी मातृभाषा मराठी है और बचपन में स्कूल के लेवल पर हिंदी पढ़ी थी, समझी थी। बाद में हिंदी फिल्में हो या मुंबई में तो अच्छे खासे हिंदी भाषिक है, उनसे बातें करते करते जितनी हिंदी बोल सकता हूँ, समझ सकता हूँ, वो समझने की कोशिश करता हूँ, बोलने की। आजकल तो मैं वीडियो भी हिंदी में बना रहा हूँ और मैंने बार बार बताया कि मेरी हिंदी इतनी साफ़ सुथरी नहीं है। तो बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया कि ऐसी बात करने की ज़रूरत नहीं, आपकी हिंदी हमें समझ में आती है, ठीक है। लेकिन एक बात कहना ज़रूरी है कि जब सोच आपकी मातृभाषा होती है, आपकी सोच उस भाषा में होती है और उसी भाषा में जब आप आविष्कार करते हो तो बिल्कुल सही निकल आता है। तो मैं तो बचपन से यानी मराठी हूँ, तो मराठी मातृभाषा रही है तो सोच भी मराठी हुई है। कहने का कारण भी है कि जब हिंदी समझने की कोशिश की है, सीखने की कोशिश की है, तो कुछ शब्द ऐसे होते कि गड़बड़ हो जाती है। तो जब पहली बार मैंने अक्लमंद ये शब्द समझ लिया, सुना था, तो मेरी समझ में नहीं आया। मुझे ऐसा लगा था अक्लमंद का अर्थ ये हो सकता है कि इसकी अकल कम है, इसकी बुद्धि कम है। लेकिन जैसे जैसे समझने की कोशिश की, हिंदी भाषा बोलता गया, समझता गया, सुनता गया, तब पता चला कि अक्लमंद का मतलब जिसकी बुद्धि कुशाग्र है, अच्छी है, जिसकी समझ अच्छी है, उसको होशियार आदमी है, उसको अक्लमंद बोलते। तो मराठी में मंद का मतलब कम होता है। यानी हम कुछ लोग यानी आपस में मराठी में बोलते हुए भी बोलते इसकी बुद्धि मंद है, यानी इसकी बुद्धि कम है या स्लो है, समझ स्लो है, इसके लिए मंद, संथ, स्लो, ऐसा ही। तो मुझे अजीब लगता था अक्लमंद कैसा होगा। अक्लमंद का मतलब उसकी बुद्धि स्लो होनी चाहिए, अकल। तो ये अक्लमंद यानी शार्प बुद्धि का कैसे हो सकता है इंसान, ये समझ में नहीं आता था। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते शब्द बोलने लगते हो आप तो समझ में आ जाते हैं। अब देखिए, अब मंद का मतलब शायद मंत होता है। जैसे हम मराठी में बुद्धिमंत बोलते हैं, मंत, तो वो शायद हिंदी में मंद होता होगा। बात, मैं भाषाविद नहीं हूँ लेकिन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे लगता था अक्लमंद का मतलब कम बुद्धि का इंसान, लेकिन अभी समझ में आता है वैसी बात नहीं है। अक्लमंद का मतलब जिसकी बुद्धि शार्प है, कुशाग्र है, ठीक है, मान लेते। लेकिन ये आज कहने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि हमारे शरद पवार को महाराष्ट्र के राजनीति में चाणक्य माना गया है और महाराष्ट्र के बाहर यानी राष्ट्रीय लेवल पर, नेशनल लेवल पर जब पवार साहब का जिक्र होता है तो माना जाता है कि ये तो महाराष्ट्र के राजनीति के चाणक्य है। तो उनके जो भतीजे हैं उसका एक भाषण सिंधुदुर्ग कोंकण में हुआ था, तो उसका रेफरेंस मेरे सामने आ गया। तो अचानक ये अक्लमंद शब्द मेरे दिमाग में आ गया कि जो पुराने, मैंने बहुत साल पहले मैं अक्लमंद जिस ढंग से सोचता था, ठीक उसी ढंग से ये अक्लमंद शब्द मेरे दिमाग में आ गया। क्योंकि पवार साहब के भतीजे अजीत दादा, जो महाराष्ट्र के आजकल उप मुख्यमंत्री, इसके पहले बहुत बार रहे हैं, तो उन्होंने एक भाषण किया सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ की डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की कुछ चुनाव वगैरह होने वाला है और वहाँ अजीत दादा बोल गए कि कुछ बनाना है तो उसके लिए बुद्धि लगती है, कुछ तोड़ना है, गिराना है, ख़त्म करना है तो उसके लिए बुद्धि नहीं, अक्ल नहीं लगती। अक्ल ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल की काहीतरी संपवायला मोडायला अक्कल लागत नाही। उनका मराठी का जो वर्जन है ऐसा है कि कुछ तोड़ने मरोड़ने के लिए, ख़त्म करने के लिए अकल नहीं लगती।
तो इसी कारण से मुझे अक्लमंद ये शब्द मेरे दिमाग में आ गया। अब बात यह है कि ये कौन बोल रहा है? शरद पवार जी के भतीजे अजित दादा ये बोल रहे हैं कुछ बनाने के लिए अकल या बुद्धि होनी चाहिए, कुछ खत्म करने के लिए, तोड़ने के लिए अकल नहीं लगती। ये अजित दादा बोल रहे। आपको मालूम है अजित दादा के जो नज़दीकी लोग हैं उन पर 2 महीने पहले इनकम टैक्स की बहुत सारे छापे पड़े थे। उनकी कुछ शुगर फैक्ट्रीज है उसको ईडी ने सील किया हुआ है। ये सब शुगर फैक्ट्रीज जो है, कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज, ये अजित दादा के पास कहाँ से आ गई? अजित दादा इसके मालिक कैसे बन गए? इनकी कंपनी ने ये जो 3-4 कुछ शुगर फैक्ट्रीज हो वो कहाँ से खरीद ली? क्योंकि ये तो पहले से कोऑपरेटिव शुगर मिल थी। किसान जो थे या और कोई गांव, आसपास के गांव के जो गरीब लोग थे, उन्होंने अपना अपना पैसा डालकर कोऑपरेटिव शुगर मिल खड़ी की थी। उसका दिवालिया निकल गया तो उसका जो नीलाम हो गया, उस नीलाम में जो शुगर फैक्ट्रियां अजित दादा ने खरीदी की वो आज उनकी उनकी जिस पर उनका अधिकार है, मालकी है, वो मालकी वो नीलाम से आई है। पर नीलाम तक बुरी हालत उस शुगर फैक्ट्री की क्यों हुई? ये शुगर फैक्ट्री चलाता था कौन? और दूसरी बात, अजित दादा वहाँ कोंकण में जाकर भाषण कर रहे हैं कि आप कोऑपरेटिव बैंक के लिए वोटिंग कर रहे हो तो दिमाग ठिकाने पर रखो, अपना भविष्य देखो। जो डुबाने वाले हैं बैंक, उनको वोटिंग मत करो। ये कौन बोल रहा है? अजित दादा। अजित दादा बोल रहे। महाराष्ट्र में बहुत सारी यानी 2-3 दर्जन डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक दिवालिया हो गई है। इसलिए अलग अलग तरीके से उस पर प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर बिठाए गए और ये सब ज़्यादा से ज़्यादा दिवाला निकाली हुई जो कोऑपरेटिव बैंक है उसके जो डायरेक्टर है वो सब के सब एनसीपी यानी अजित दादा पवार की पार्टी से ही नेता है। एक मिनिस्टर है, क्या उनका नाम है, धनंजय मुंडे, उन पर बड़ा आरोप है इसमें। बहुत सारे यानी आधे से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट बैंक दिवालिया हो गए हैं और उसमें जिस पार्टी का सबसे बड़ा हिस्सा है, योगदान है, उस पार्टी के उप मुख्यमंत्री कोंकण में जाकर बोल रहे हैं कि एक बैंक है या संस्था है वो डुबाने में या उसका दिवाला निकालने के लिए अकल नहीं लगती। तो अजित दादा पर आरोप क्या है? बहुत सारी संस्थाएं जो पहले दूसरे किसी ने बनाई थी वो तोड़ मरोड़ कर डुबाने का काम अगर किसने किया है तो अजित दादा और उनके जो निकटवर्ती है, साथी है, उनके पार्टी के कार्यकर्ता या नेता है, उन्होंने ही किया है। और अजित दादा बोलते उसके लिए अकल नहीं लगती। इसलिए मैंने जो हेडिंग दिया है तो अकलमंद जो हिंदी शब्द है वो तोड़ के दिया है। जिसकी अकलमंद हो गई है वही ऐसे बोल सकता है कि अरे तुम पर आरोप क्या है आप पर? बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक जिन्होंने खत्म कर दी, डुबाई, जो खड़ी तो इन्होंने नहीं की थी, दूसरे किसी ने खड़ी की थी, बनाई थी, उनको डुबाने का काम जब अजित दादा अलग अलग कोऑपरेटिव बैंक के उन पर अधिकार उनका चलता था, तब एक शुगर फैक्ट्री है उसके पास उतने एसेट भी नहीं है, उतना उनको कर्जा दिया गया और कर्जा वापस नहीं कर सकते, इसलिए वो शुगर फैक्ट्रीज को दिवालिया घोषित कर दिया, फिर उसका नीलाम कर दिया। तो नीलाम करने वाले कौन? अजित दादा।
खरीदी करने नीलाम लेने वाले कौन? अजीत दादा। और जिस बैंक से लोन दिया गया उसका कंट्रोल किसके पास? अजीत दादा। तो बनाने बिगड़ने की बात जो अजीत दादा कर रहे हैं वो तो खुद उसमें माहिर है, और फिर भी बोल रहे हैं कि कुछ तोड़ने मरोड़ने के लिए अकल की जरूरत नहीं होती। ये इनकी अक्लमंदी है, ये इनकी अक्लमंदी है जो खुद बहुत सारी कंपनियां संस्थाएं डुबोकर खड़े हो गए हैं। वो बोलते हैं कि संस्था डुबाने के लिए अकल नहीं लगती, खड़ी करने के लिए लगती है। बुद्धि अगर लगती है तो संस्था खड़ी करने के लिए लगती है। अजीत दादा, ऐसी कौन सी संस्था है कि अजीत दादा ने बनाई, अपने आप में बनाई, ग्रैब नहीं की? क्या बता सकते हैं अजीत दादा? महाराष्ट्र में आज अजीत दादा या पवार फैमिली के पास जितनी सारी संस्थाएं हैं उसमें से कितनी संस्थाएं पवार फैमिली ने अपने मेहनत से खड़ी की है? आपको ये दिखाई देगा कि बहुत सारी संस्थाएं इन्होंने ग्रैब की है, कब्जा की हुई है, बनाई नहीं। और कब्जा करना आसान हो इसलिए पहले अपने दलाल एजेंट वहां घुसेड़कर वो संस्थाएं डुबा दी, नीलामी तक सिचुएशन लाई गई और इन्होंने खरीद कर उस पर कब्जा किया। और वही अजीत दादा बोल रहे हैं कि संस्था डुबाने में, बंद करने में अकल नहीं लगती, खड़ी करने में अकल लगती है। इससे और मजाक महाराष्ट्र से क्या कर सकते हैं अजीत दादा या पवार साहब? क्योंकि पवार साहब भी उनमें इन्वॉल्व है, क्योंकि उन्होंने तो सबसे बड़ी संस्था अगर खड़ी की है तो उसका नाम सुप्रिया सुळे है, उसका नाम रोहित पवार है, उसका नाम अजीत दादा पवार है। यानी अपने ही फैमिली के या अपने ही रिश्तेदारों को पॉलिटिक्स में या सार्वजनिक जीवन में खड़ा करने का काम पवार साहब ने किया। और पवार फैमिली के एक एक इंसान ही एक एक संस्था बन गए, एक एक कंपनी बन गए। और पवार अजीत दादा बोलते कि कोई संस्था खड़ी करने के लिए अकल लगती है, सही है, लेकिन दूसरे की संस्था कब्जा करके वो खड़ी हमने की ऐसा बोलना भी बड़ी अक्लमंदी की बात है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।